देखिए आपका जो सिलेबस है, अगर एसएससी जीडी के सिलेबस की बात करें तो बेटा क्लॉक, कैलेंडर, ये सारे पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग मेंशन्ड नहीं है आपके, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके जीडी में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो जरूरी नहीं कि सिलेबस में मेंशन्ड हो, लेकिन हमें कवर करना होगा। विजय गुप्ता, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। अगर आपके सवाल का जवाब समझ में आ रहा है, ये कुछ 4-6 टॉपिक्स हैं जो आपके इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमें करना है, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये आपके पेपर में लिखा हुआ नहीं है। पजल्स ये लिखा हुआ नहीं है, ये हमें करना है। ठीक है, तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपके टॉपिक में बड़े लिमिटेड टॉपिक है आपके, एनालॉजीज है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, ये सारे ही टॉपिक आते हैं आपके। समझ रहे हैं? क्लियर है? ब्लड रिलेशंस है, ये सारी चीजें, और नॉन वर्बल है। इतना ही पढ़ना है आपको। रैंकिंग वैंकिंग कुछ पढ़ने की जरूरत आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सेटिंग अरेंजमेंट। कंटिन्यू करें इसे। हम्म, आइए क्वेश्चन नंबर 21 से 23 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो, बोला ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए। डी एच के बाएं को दूसरा है। डी क्या है? एच के बाईं ओर दूसरा। हमने बोला था ना, क्वेश्चन में जब व्यक्ति ज्यादा हो तो अलग से नोट कर लो। एच के बाईं ओर दूसरा कौन है? डी। जो ए के बाएं तीसरा है, ए के बाएं तीसरा कौन है? एच है। ए के बाएं तीसरा कौन है? एच है। बी सी के दाएं को चौथा है। सी के दाईं ओर चौथा कौन है? बी। सी के दाईं ओर चौथा है बी। जो एच के निकट पड़ोसी है, जो जो मतलब सी, सी और एच निकट पड़ोसी। ठीक है, जी बी या सी का पड़ोसी नहीं है, यानी जी के आसपास बी सी नहीं दिखेंगे, या ये समझ सकते हैं कि बी और सी के आसपास जी नहीं दिखेगा। बात एक ही है, जी के आसपास बी सी नहीं या बी सी के आसपास जी नहीं। एफ बी का पड़ोसी नहीं है। एफ और बी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। एफ और बी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। देखो आकृतियों की बात करें, कौन पूछ रहा है ये? अमन। आकृति में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं? देखो आकृति की बात आती है तो जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, यानी वाटर इमेज, मिरर इमेज, कागज मोड़ना और काटना, कागज मोड़ना और काटना, नॉन वर्बल इसे बोलते हैं आकृति, आकृति पर आधारित प्रश्न जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? नॉन वर्बल। ठीक है जी। तो पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर,
ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, इसके बाद करना चाहते हैं तो फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉजी। ये सारे टॉपिक करने होते हैं। ज्योति, मैंने लिंक शेयर किया बेटा, वो लिंक डाउनलोड कर लिया आपने? वो लिंक डाउनलोड कर लिया है? जो लिंक शेयर किया है वो डाउनलोड किया? बोलो जी, जो लिंक दिया है वो डाउनलोड किया है? ज्योति, ज्योति गोस्वामी, एक लिंक मैंने शेयर किया है, ये फिर से कर रहा हूं। ये टॉपिक अभी चल रहा है, सेटिंग अरेंजमेंट। ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न बन सकता है। चलो, और इसके क्वेश्चन नंबर 21 से 23 को देखना है हमें। 21 से 23 देख रहे हैं। आइए, तो देखो क्वेश्चन में बोला गया कुल 8 जने हैं, तो इनके 8 बैठने का स्थान बना देना है। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में हमने बात किया था, इसमें दाएं किधर चलते हैं और बाएं किधर चलते हैं, है ना? दाएं चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और बाएं जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है। तो जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है वो बायां है, और उसके विपरीत दाहिना है। ठीक है, अब देखो ए, और ए के थर्ड लेफ्ट में एच, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां कौन आ गया? एच। और एच के सेकंड लेफ्ट में डी, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहां कौन आ गया? डी। अब देखो ये भी पता है एच और सी एक दूसरे के नेबर है, एच और सी एक दूसरे के नेबर है। अब चूंकि एच यहाँ है, तो या तो सी नेबर में राइट वाली सीट पर आ सकता है, या फिर सी लेफ्ट वाली सीट पर आ सकता है। तो सी के आने के दो स्थान है, या तो एच के दाईं ओर वाली सीट पर सी आ जाए, या बाईं ओर, दोनों केस में पड़ोसी होगा। तो अगर हम सी को यहां रखें, केस नंबर 1, अगर ये गलत हुआ तो फिर हम सी को यहां रख लेंगे। देखो ये 3 जनों की सीट तो फिक्स हो गई है, ए सी ए एच डी। अब सी को की एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, सी को यहां रखें। अब देखो सी के दाईं ओर चौथा कौन है? बी। सी के दाईं ओर चौथा बी, तो सी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन आ गया जी? बी आ गया। तो सी के दाईं ओर चौथा कौन मिला? बी। अब देखो बी और एफ एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, क्योंकि बी यहां है तो इसके पड़ोस वाली सीट ये खाली है, इस सीट पर एफ नहीं आ सकता। देखो 3 जगहें खाली हमारे पास। देखो हमें ये पता है कि जी जो है वो बी और सी का भी पड़ोसी नहीं है, जी जो है वो बी सी का पड़ोसी नहीं है। मतलब बी अगर यहाँ है तो निकट वाली सीट पर जी नहीं होगा, सी यदि यहाँ है तो निकट वाली सीट पर जी नहीं होगा। तो बी और सी के निकट जी संभव नहीं है। अब जी के लिए कितनी जगह बची? एक ही जगह तो बच रही है, 3 ही खाली सीटें हैं। 3 में से यहां जी नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, तो जी के लिए एक सीट बची, तो इस सीट पर जी आ जाएगा। अब 2 सीटें खाली बच रही हैं, ध्यान से देखो, यहां एफ संभव नहीं, तो बेटा एफ यहां आ जाएगा। ध्यान से देखो, ए आ गया, सी, डी, एफ, जी, एच, बी, बचा कौन? ई ना? ई नहीं दिख रहा है, तो जो आखिरी खाली सीट है उस पर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। आखिरी खाली सीट पर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। बोलो ये समझ में आया बेटा? ये सभी को क्लियर है?
चलो और तरीका मतलब क्या, कुछ और तरीका भी हो सकता है, डायरेक्ट पुट कर लो। और तरीका यही हो सकता है कि डायरेक्ट पुट कर लिया जाए। अब 21, 22, 23 तीन प्रश्न है, उसको हल कर लीजिएगा। डायरेक्ट कैसे पुट करेंगे, तो 24 से 26 में मैं आपको समझाता हूं कि ये काम डायरेक्ट पुट करके कैसे किया जाता है। आओ चलो जरा देखो। थर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, जी बिल्कुल रोशनी, आंसर सही है, थर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। चलो 24 से 26 देखो, डायरेक्ट मैं पुट करता हूं। अब पहला जो देखो, पहली जानकारी क्या है, बोला गया 8 व्यक्ति LMNO PQRS एवं T केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। अब देखो बोला गया Q P या R का पड़ोसी नहीं है। अब Q कहाँ है पता है, तो इसको आप डायरेक्ट कैसे पुट करेंगे हरवीर, इस जानकारी को डायरेक्ट कैसे पुट करोगे। इसलिए ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको कि जानकारी को डायरेक्ट ना पुट करें, बल्कि क्या कर लें, इसके नोट्स बना लें, और पहले नोट्स बनाएं और उसके बाद पुट करें। बोला गया जैसे Q P या R का पड़ोसी नहीं है, यानी Q के निकट P और R ये दोनों नहीं आ सकते, और ये भी समझ सकते P और R के निकट Q नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट, M T के बाएं को दूसरा है, तो T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर M है, और P के दाएं को तीसरा है, P के दाईं ओर तीसरा M है, P के दाईं ओर तीसरा, T के बाईं ओर दूसरा। R N के बाएं को तीसरा है, R N के बाएं को तीसरा है, तो N के बाईं ओर तीसरा कौन है, R। जो T के एकदम बाएं को है, यानी N जो है वो T के बाईं ओर है, T के बाईं ओर कौन है, N है। L P के दाएं को दूसरा है, तो P के दाईं ओर दूसरा कौन है, L। देखो हमें पता है ना, P के दाईं ओर दूसरा L, और P के दाईं ओर तीसरा M, और M के दाईं ओर दूसरा T, तो PLMT आ गया। ये दोनों जानकारियां हमने रख दी। अब T के बाईं ओर पहला N, तो T के बाईं ओर पहला N, और N के बाईं ओर तीसरा R, पहला दूसरा तीसरा कौन, R। अब देखो Q और P एक दूसरे के पड़ोसी है नहीं, क्योंकि यहां आपने रखा है P को, तो इसके निकट Q संभव नहीं, P के निकट Q नहीं, तो Q के लिए एक ही जगह बची, Q आ गया। अब देखो 7 जने आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने आ गए, एक ही जन बच रहा है कौन, S। तो आखिरी स्थान पर क्या रख देंगे, S रख देंगे, S रख देंगे। ठीक है, आखिरी स्थान पर किसे रख दिया, S को रख दिया। तो 8 जनों की सीट बन गई, 8 जनों की सीट बन गई। आ जाओ जरा इसके क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। Q S के एकदम दाएं को है, S का दायां ये होगा, और S का दायां तो P है, Q है नहीं, यानी पहली जानकारी सही नहीं है, पहला विकल्प सही नहीं। दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है, R P के एकदम दाएं को,
पी के दाईं ओर आर, पी के दाईं ओर आर, बिल्कुल सही, पी के दायां है ये, और पी के दाईं ओर कौन है, आर है। तो दूसरी जानकारी बिल्कुल सही है। ऐसे तीसरा चेक करो, एम एन और क्यू के बीच में है, नहीं, एम जो है वो एन और एल के बीच में है, एन और क्यू के बीच में तो टी है, यानी तीसरी जानकारी गलत हो जाती। ठीक है, और चौथी जानकारी क्या है, आर पी और एस के बीच में है, तो पी और एस के बीच में तो कोई नहीं है, पी और एस के बीच में तो कोई नहीं है। ठीक है, यस, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, सेकंड वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। ये समझ में आया बेटा। 25वां देखिए, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के दाईं ओर कौन है, तो टी के दाईं ओर ये रहा टी, दायां किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त, तो टी के वामावर्त कौन है, क्यू है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर, तो टी यहां है, टी के दाईं ओर क्या है, क्यू है, हमारा आंसर क्या होगा, क्यू, चौथा ऑप्शन। तीसरा क्या है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के बाएं को पहले एकदम बाईं ओर कौन है, तो ये रहा पी, ये रहा पी का बायां, और पी के बाईं ओर कौन है, एस है, पी के बाईं ओर कौन है, एस है, तो तीसरा आंसर आ जाएगा बेटा एस, तीसरा आंसर क्या आ जाएगा, एस। बोलो, समझ में आया, समझ में आया तो यस, नहीं तो नो। नेमतुल्ला कह रहे फिर से, भैया मेरे आ जाओ, देखो तुम्हें डायरेक्ट ही तुम लोगों को समझ में आएगा, डायरेक्ट ही बताता, भूल जाओ ये सब, डायरेक्ट ही देखो भाई। देखो पहली जानकारी क्या है, 8 व्यक्ति एल एम एन पी क्यू आर एस एवं टी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे, क्यू पी व आर का पड़ोसी नहीं है, यानी पी और आर के निकट क्यू नहीं आएगा, ये आपको तो अलग से नोट करना ही पड़ेगा, ये आपको अलग से नोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एम टी के बाएं को दूसरा है, तो टी को रखा, टी के बाईं ओर दूसरा कौन है, एम, टी के बाईं ओर दूसरा कौन है, एम, और पी के दाएं को तीसरा है, और पी के दाईं ओर तीसरा है, यानी पी को एक स्थान पर रखो जिसके दाईं ओर तीसरा कौन आ जाए, एम आ जाए। नेमतुल्ला, समझ में आया, नेमतुल्ला भाई, पी के दाएं को तीसरा एम और टी के बाएं को दूसरा एम। तुम्हें नहीं समझ में आया इसलिए तुम लिखते चलोगे, समझ में आया, समझ में आया तो यस, नहीं तो नो। चलो अब देखो अगली जानकारी क्या है, आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है। अब आर एन, आर और एन कहाँ है पता है हमें, नहीं ना, तो हम ये नहीं पुट कर सकते, लेकिन आगे की जानकारी पुट कर सकते हैं, जो टी के एकदम बाएं को है, जो मतलब एन, एन टी के बाईं ओर है, तो एन टी के बाईं ओर है, तो टी के बाईं ओर किससे रख दिया, एन को रख दिया, और अब रख दें आर एन के बाएं को तीसरा है, अब एन के बाईं ओर तीसरी सीट पर आर, पहली दूसरी तीसरी, इस सीट पर कौन आ गया भाई, आर आ गया, तो टी के बाएं को पहला है एन और एन के बाएं को तीसरा है आर। ठीक है,
नेमतुल्ला, अब देखो अगली जानकारी, एल पी के दाएं को दूसरा है, तो पी यहां है, पी के दाईं और दूसरा कौन है, एल है। पी के दाईं और दूसरा कौन है, एल है। और ध्यान से देखो, अब क्यू और पी निकट पड़ोसी नहीं है, यानी पी के निकट क्यू नहीं आ सकता, तो इस स्थान पर क्यू नहीं आ सकता। अब क्यू को रखने के लिए यही दो खाली जगह बच रही थी, बाकी के 6 स्थान तो भरे हुए हैं, और क्यू जिनमें से यहां आ नहीं सकता, क्यू आ नहीं सकता तो क्यू को यहां रखना होगा, और क्यू को रख दिया, अब बचा कौन, एस, तो आखिरी स्थान पर एस आ जाएगा। लो जी, ऐसे ही समझो। हरवीर, ठीक है। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर कर लो। चलो मैं पिछला क्वेश्चन भी ऐसे करके दिखा देता हूं, 21 से 23 डायरेक्ट। और कोई तरीका आप पूछ रहे थे तो और कोई तरीका बता दे रहा हूं। देखो 21 से 23 में फिर से करा रहा हूं। बोला जरा ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख किए वे एक वृत्त में बैठे हैं, डी एच के बाएं को दूसरा है, तो एच को रखो, और एच के बाईं ओर दूसरा कौन है, डी है। जो ए के बाएं को तीसरा है, कौन, एच। एच ए के बाईं ओर तीसरा है, यानी ए को रखिए, ए के बाईं ओर तीसरे नंबर पर एच आना चाहिए। ए के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा कौन सा, कौन आ जा रहा है, एच आ जा रहा है, तो ए के बाएं को तीसरा कौन है, एच। ठीक है, ए के बाएं को तीसरा कौन है, एच। अच्छा, बी सी के दाएं को चौथा है, जो एच के निकट है। अब एच के निकट कौन है, सी। एच के निकट कौन है, सी। अब एच यहां है, एच के निकट रखा सी, और सी के दाएं को चौथा कौन है, बी। सी के दाएं को चौथा कौन है, बी। तो सी के दाईं ओर चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां किसे रख लिया, बी को रख लिया, बी को रख लिया। अब देखो ये 1, 2 और 3 सीटें अब खाली बच रही, जिनमें से जी के बारे में बोला गया, जी बी या सी का पड़ोसी नहीं है, यानी सी के पड़ोस में जी नहीं आ सकता, और बी के पड़ोस में भी जी नहीं आ सकता, यानी जी इन दो स्थानों पर नहीं आ सकता। तो जी के लिए एक स्थान बची, जी को यहां रख लिया। और आखिरी क्या है, एफ, बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी के पड़ोस में एफ भी नहीं है। तो अगर एफ यहां नहीं आ सकता तो एफ के लिए एक ही स्थान बची, एफ को रख लिया हमने यहां पर। ध्यान से देखिए, 7 जने आ गए हैं, एक ही जन बच रहा है, और वो कौन सा व्यक्ति बच रहा है, ई बच रहा है। कौन सा व्यक्ति बच रहा है, ई बच रहा है। तो अब आपसे सवाल क्या क्या पूछा गया, 21वां प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे के दाईं ओर। कहने का मतलब, ऑप्शन में 2 व्यक्तियों के नाम है, हर ऑप्शन में 2 व्यक्तियों के नाम है। दो व्यक्तियों के नाम है, इनमें से ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। सवाल ने क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के एकदम दाएं बैठा है। कहने का मतलब दूसरे के दाईं ओर पहला वाला, दूसरे के दाईं ओर पहला वाला, यानी जी के दाईं ओर डी, बी के, ई के दाईं ओर बी, बी के दाईं ओर एच, और एच के दाईं ओर जी। ये चेक करना है, दूसरे वाले के दाईं ओर पहला वाला, यानी जी के दाईं ओर डी। चेक करो तो, जी यहां है, जी का दायां किधर होगा, इस ओर होगा, ये जी का बायां होगा।
तो जी के दाईं ओर डी है क्या? नहीं है, पहला सही नहीं है। नेमतुल्ला, समझ में आया नेमतुल्ला भाई? और ई के दाईं ओर बी, ई यहां है, ई का दायां देखो, ई का दायां एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज पर कौन है? बी है, मौजूद है। ये समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के बाएं को तीसरा कौन है? तो ये रहा बी, और बी का बायां जो है क्लॉकवाइज चलना है, ये ध्यान रखना। बाएं किधर चलते हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो बी के बाएं को तीसरा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो बी के बाएं को तीसरा कौन है? एफ है। बी के बाईं और तीसरा कौन है? एफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या करेंगे? बी के बाईं और तीसरा एफ है। और 23वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है? जी के संबंध में एफ का स्थान क्या है? तो ये रहा जी, और जी के संबंध में एफ। तो देखो किस ओर जा रहे? दाईं ओर, पहला, दूसरा, तीसरा। दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आंसर करेंगे थर्ड टू द राइट, दाएं को तीसरा, दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी यहां हमारा आंसर डी होगा। डी, रोशनी बेटा आंसर ठीक कर लेना, डी होगा, थर्ड टू द राइट हो गया, जी के थर्ड टू द राइट। ठीक है, 24 से 26 हमने कर लिया। अब 27 से 30 देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से 30 पर। बोलेगा 8 फैमिली मेंबर्स, ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू एंड मोक्ष आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अच्छा, हिंदी में करना था। एक परिवार के 8 सदस्य ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोक्ष एक चौरस टेबल, चौरस मतलब चौकोर, टेबल के गिर्द चारों साइडों में, प्रत्येक साइड में दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे। यानी इस बार जो टेबल का शेप है वो कैसा है जी? चौकोर है। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि हर साइड में कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। हर साइड में कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। और इन सभी का मुख अंदर की ओर है। इन सभी का मुख अंदर की ओर, इन सभी का मुख अंदर की ओर। ठीक है, आमने सामने बैठे हुए सदस्य एक दूसरे के ठीक सामने, जैसे ये दोनों सामने बैठे हैं तो एक दूसरे के ठीक सामने, ये दोनों सीटें आमने सामने, ये दोनों एक दूसरे के सामने, ये दोनों एक दूसरे के सामने, और ये दोनों भी एक दूसरे के सामने। वाह, चलो देख लो, आ जाओ देखो। आकाश और गरिमा एक दूसरे के सामने बैठे, किस सीट पर बैठे आकाश और गरिमा पता है हमें? बोलो, क्या इसकी जानकारी है कि आकाश और गरिमा साइड के कौन सी सीट पर हैं? नहीं, आकाश गरिमा आमने सामने यहां भी हो सकते हैं, आकाश गरिमा आमने सामने यहां भी हो सकते हैं, यानी किसी भी साइड के लेफ्ट सीट पर दोनों हो सकते हैं, राइट सीट पर दोनों हो सकते हैं, ये तो हमें पता नहीं ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हरवीर हमें अलग से जानकारी नोट करनी पड़ती है। हर क्वेश्चन डायरेक्ट टेबल में नहीं रखा जा सकता, समझ रहे हो हरवीर? कि हर क्वेश्चन को डायरेक्ट आप टेबल पे रख दे, ये संभव नहीं होता। तो देखो अब बोला गया क्या? आकाश और गरिमा एक दूसरे के आमने सामने, आकाश और गरिमा एक दूसरे के आमने सामने। दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं हैं,
गरिमा के दाईं ओर कौन है? दीप्ति है। गरिमा के दाईं ओर कौन है? दीप्ति है। ध्रुव और मोक्ष एक ही साइड में बैठे हैं। ध्रुव और मोक्ष, इंग्लिश में देखो ठीक लिखा हुआ होगा। ध्रुव एंड मोक्ष आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। एक ही साइड में बैठे कौन कौन? ध्रुव और मोक्ष। ये दोनों सेम साइड में। लेकिन देखो अभी यहां पे ध्यान रखना, इनमें से बाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं। दोनों में से एक साइड में तो बैठे हैं, लेकिन बाईं सीट पर कौन है, दाएं सीट पर कौन है, किसी साइड की, ये भी हमें जानकारी रखनी होगी। ठीक है, तो हो सकता है ध्रुव यहां बैठा हो, मोक्ष यहां बैठा हो सकता है ध्रुव यहां बैठा हो और मोक्ष यहां बैठा हो। ठीक है तो एक ही साइड में, लेकिन दायां कौन है बायां कौन है ये पता नहीं। तो आगे देखो, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने, मोक्ष जो है वो अविनाश के ठीक सामने, मोक्ष के ठीक सामने कौन है? अविनाश है। मोक्ष के ठीक सामने कौन है? अविनाश है। ठीक है, जो वर्षा के तुरंत बाएं है, जो मतलब अविनाश, अविनाश जो है वो वर्षा के बाईं ओर, अविनाश वर्षा के बाईं ओर, अविनाश वर्षा के बाईं ओर। ध्रुव दीप्ति के दाएं है, ध्रुव जो है वो दीप्ति के दाईं ओर। अब हमें पता है दीप्ति के दाईं ओर यदि ध्रुव है तो ध्रुव के दाईं ओर मोक्ष को आ जाना पड़ेगा। ध्रुव के दाईं ओर मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष भी तो इसके आसपास ही बैठा है। अब हमें पता है चूंकि ध्रुव और मोक्ष एक ही साइड में बैठे और ध्रुव के दाईं ओर मोक्ष है, इसका मतलब ध्रुव को एक सीट पर रखो और इसके ठीक दाईं ओर मोक्ष को रख दो। ठीक है, ध्रुव के बाईं ओर दीप्ति आ जाएगी और दीप्ति के बाईं ओर गरिमा आ जाएगी। गरिमा के ठीक सामने आकाश आ जाएगा, सामने मतलब ये आकाश आ जाएगा। तो ये हमने रख लिया। अब यहां आ जाओ, अविनाश के ठीक सामने मोक्ष, अविनाश के ठीक सामने मोक्ष, यानी मोक्ष और अविनाश सामने सामने। अविनाश के दाईं ओर वर्षा, अविनाश के दाईं ओर वर्षा। देखो 7 जने आ गए हमारे पास। सात जने आ गए ना, एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, बची कौन? एक लड़की बची है, कौन? चारू। तो चारों इस सीट पर आ जाएगी। देखो कौन सी साइड में कौन है ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन एक साइड में कौन कौन बैठेगा और उनमें से बाईं सीट पर कौन है, दाईं सीट पर कौन है, ये बस मैटर कर रहा है यहाँ। ठीक है रोशनी, आप गरिमा दीप्ति को यहां रख सकते हैं तो ध्रुव मोक्ष आगे चले जाएंगे, आकाश चारू यहां आ जाएंगे, वर्षा अविनाश यहां आ जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है सेम साइड में कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनमें से बाईं सीट पर कौन है, दाईं सीट पर कौन है। चलो अब देखो सवाल क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? चारू वर्षा के सामने, नहीं, वर्षा के सामने तो ध्रुव है, चारू है नहीं, पहली जानकारी सही नहीं है। दीप्ति गरिमा के बाएं है, दीप्ति कहाँ है? गरिमा के बाएं, गरिमा के बाईं ओर वर्षा है, दीप्ति तो दाईं ओर है, इसलिए सेकंड गलत है। ठीक है, तो दीप्ति गरिमा के बाएं है ये गलत है, गरिमा के दाएं है, बाएं नहीं। तीसरा, अविनाश आकाश के दाईं ओर है। हाँ देखो ये रहा आकाश, ये आकाश का दाया होगा, दाया किधर चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी आकाश के दाईं ओर अविनाश है, बिल्कुल सही बात है।
और चौथा क्या है, मोक्ष ध्रुव के सामने बैठा है। नहीं, ध्रुव के सामने वर्षा है, और मोक्ष और ध्रुव तो अगल बगल बैठे, सामने नहीं बैठे, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, 28वां क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग अपोजिट ध्रुव, ध्रुव के सामने कौन बैठा है। ध्रुव के ठीक सामने वर्षा बैठी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा। ध्रुव के ठीक सामने कौन है, वर्षा है। ठीक है जी। 29वां क्वेश्चन देखो, हु इज सिटिंग अपोजिट दीप्ति, दीप्ति के ठीक सामने कौन है। तो ये रही दीप्ति, ये रहा दीप्ति का सामने, तो दीप्ति के सामने कौन है, चारु है। दीप्ति के सामने कौन है, चारु। और नेक्स्ट देखो, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू वर्षा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक मतलब होता है राइट, है ना, वामावर्त का मतलब राइट, हमने बात किया था ना, दाईं ओर वामावर्त होता है और बाईं ओर दक्षिणावर्त होता है। तो वामावर्त दिशा में वर्षा के निकटतम कौन है, वर्षा के निकट वामावर्त, वामावर्त में निकटतम गरिमा है। वामावर्त में निकटतम कौन है, गरिमा है। तो इसका आंसर क्या करेंगे, गरिमा करेंगे। बोलो जी, समझ में आया। यहां तक कोई समस्या। गुड। तो ये टॉपिक अब आपका होता है पूरा ऑल क्लियर, अच्छी बात है। आ जाओ। सिलेबस की जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चलिए। अच्छा, नॉन वर्बल हमने किया है क्या, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल हमने किया है। नो सर। चलो, तो आज हम लोग नॉन वर्बल स्टार्ट करते हैं। नॉन वर्बल में पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, यानी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा अमित जी, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता दिया करो। सी आई हैव नो इश्यू विद द लैंग्वेज। ठीक। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे मेरी तरह, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में ही पढ़ाने की।
चलो तो ये अपलोड हो जा रहा है। हेलो, तब तक हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जयकांत एंड अमित, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ, आपका दोनों ही है, हाँ। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में भी करने की। ठीक। अब देखो, जब बात आती है मिरर इमेज वाटर इमेज की, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाता है कि किसी भी फिगर का हमें वाटर इमेज बनाना है या मिरर इमेज बनाना है। देखो, इस पर तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। या तो आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द का वाटर इमेज बनाना होगा, या आपको संख्याएं लिखी हुई मिलेंगी, उसका वाटर इमेज बनाना हो, या आपको आकृतियां दी गई होंगी और उसका आपको जल प्रतिबिंब बनाना हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो या तो आपको वर्ड गिवन होगा जिसका वाटर इमेज बनाने बोला जाएगा, या नंबर्स, या फिगर फिगर का वाटर इमेज बनाने बोला जा सकता है। ठीक। देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, मेंशन्ड हो कि हमें क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है या वाटर इमेज बनाना है, तब तो कोई इशू है ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक शब्द मिल गया, स्टार, और इसका आपको बोला जाए वाटर इमेज क्या होगा, तब तो अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, ये मेंशन नहीं होता है कि इमेज कौन सा बनाना होता है, इसकी जगह पर आपको मिरर दे दिया जाता है। एक मिरर बनाया हुआ यहां दिख जाएगा फिगर में, और उसके आधार पर हमें निर्धारित करना होता है कि हमें अपने फिगर का मिरर इमेज बनाना है या वाटर इमेज बनाना है। तो देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब भी मिरर आपको लेटा हुआ हो, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो, मिरर जब भी लेटा हुआ हो यानी हॉरिजॉन्टल हो, तो आपको ध्यान रखना है, मिरर जब भी हॉरिजॉन्टल हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, किसी एक ओर होगा, किसी भी एक ओर होगा। मिरर जब भी हॉरिजॉन्टल होता है, हमें अपने फिगर का वाटर इमेज बनाना है। तो मिरर अगर ऊपर या नीचे लगा है तो हमें वाटर इमेज बनाना है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो मिरर ऊपर या नीचे हो, हम क्या बनाएंगे? वाटर इमेज बनाएंगे। वाटर इमेज में क्या होता है? बहुत सिंपल है। वाटर इमेज में जो भी हमें क्वेश्चन में फिगर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे की ओर पलट लेते हैं। क्या करें? नीचे की ओर पलट लें। पलटने का मतलब जो भी बदलाव होता है वो ऊपर नीचे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है, नीचे वाला हिस्सा पलटकर ऊपर चला जाता है। ऊपर नीचे में बदलाव होता है। यहाँ लेफ्ट राइट में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ लेफ्ट राइट का कोई बदलाव नहीं होता। जैसे स्टार का अगर हमें वाटर इमेज बनाना हो तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इसे पलट कर क्या कर दिया? नीचे की ओर कर दिया। क्लियर है? बोलो जी, समझ में आया ये? क्लियर है ये? चलो, तो आइए सबसे पहले ना सारे अल्फाबेट का वाटर इमेज देखते हैं फटाफट। थोड़ा साफ साफ कर देते हैं ना, बड़ा बड़ा, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये 26 अल्फाबेट होते हैं। देखो, इनके वाटर इमेज कैसे बनेंगे?
देखो ये 26 के 26 लेटर के वाटर इमेज हो गए, ठीक है जी। अब इनमें से देखो कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जिनके वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके वाटर इमेज में आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। मतलब इनका वाटर इमेज खुद वही लेटर बन जाता है। तो जिनको मैंने सर्कल किया वो ऐसे लेटर हैं जिनके वाटर इमेज में बदलाव नहीं होता, ठीक है। इसी तरह संख्याओं की बात करें, अंकों की बात करें, तो ये बन गए सारे नंबर्स के वाटर इमेज। ध्यान रखिएगा 8 और 0 ये दो संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। 8 और 0 ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक, क्लियर है। तो ये चीजें नोट जरूर कर लीजिएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको वाटर इमेज का एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। देखो किसी भी चीज का वाटर इमेज बनाना है, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है क्या, वाटर लिखा हुआ है ना। इसे नीचे की ओर पलट दीजिए, पलटने पर जो नजर आएगा अब आपको वो इसका वाटर इमेज होगा। किसी भी फिगर का, किसी भी फिगर का वाटर इमेज बनाना हो तो आप उस शब्द को देखिए और उस शब्द को क्या करें, नीचे की ओर पलट दीजिए। पलटने के बाद जो चीज नजर आएगी वो उसकी वाटर इमेज होगी, ठीक है। बोलो जी समझ में आया। तो ये रहा फिगर, फिगर को नीचे की ओर पलट देने पर वाटर इमेज बन जाता है। फिगर को नीचे की ओर पलट दीजिए, वाटर इमेज बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, एक बार इसे बनाकर देखना, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। जो भी फिगर है उसको बनाकर नीचे की ओर पलटने पर जो नजर आएगा कागज में अब वो उसका वाटर इमेज होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलो तो अभी आज के लिए फिलहाल बेटा इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में फिर देखेंगे बाकी चीजें, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।